हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। क्लास 11th अकाउंटेंसी के लिए ये वीडियो है। तो इस वीडियो में क्योंकि मैं पहला चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो हम सेकंड चैप्टर से इस वीडियो में कर रहे हैं। तो ये चैप्टर सेकंड है हमारा, और अगर एनसीईआरटी की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें जो शायद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हमने इन बेसिक टर्म्स को सीख लिया तो लगभग लगभग हम अकाउंट्स को बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो ये जितनी भी टर्म्स हैं ये आप लोगों के लिए शायद सबसे इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छा आप इनको यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे, आप उतना ही इजीली हर टाइप के जितनी भी यूजेस इन सब टर्म की अकाउंट्स में आगे होने वाली है, आप उसको समझ पाओगे। तो इसलिए बेसिक अकाउंटिंग टर्म इनको बोला गया है। तो अपना बेस अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है तो यहीं पर आप इन सब चीज का मीनिंग अच्छे ढंग से समझ लीजिए। तो ये वीडियो इसी से रिलेटेड है, और दो पार्ट में मैं ये वीडियो आपके सामने लाऊंगा। तो उन दोनों पार्ट्स के थ्रू आप इस पूरी जो टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो आप इजीली समझ जाएंगे, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि अकाउंट्स के लिए कौन सी टर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, उनका मीनिंग क्या होता है। तो शुरू करते हैं। आज की अपनी वीडियो में जो हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम पहली वीडियो में 10 तक टॉपिक पढ़ चुके थे, रिसिप्ट तक पढ़ चुके थे, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि प्रॉफिट क्या होता है। नॉर्मली आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, बस यहाँ आपको उसका मीनिंग टेक्निकली समझना है कि एक्सेस ऑफ रिवेन्यू, रिवेन्यू इनकम होती है आपकी। जब आपने जो बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस में या तो आप सेल कर रहे होगे, ठीक है, और या आप अपनी सर्विस दे रहे होगे। तो सर्विस को देने या सेल करने से जो पैसा आपको मिलता है वो रिवेन्यू कहलाता है। अगर रिवेन्यू आपका ज्यादा हो किसी एक पीरियड में, पीरियड नॉर्मली 1 साल का होता है, ठीक है, तो उस 1 साल में अगर आपका रिवेन्यू आपके एक्सपेंसेस थे, जिसको हमने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहा था। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इसका नाम इसीलिए है क्योंकि रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए ये खर्च किए जाते हैं। तो अगर आपके रेवेन्यू आपके एक्सपेंस से ज्यादा है किसी भी एक अकाउंटिंग ईयर में, 1 साल का जो होता है, तो उसको हम प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। तो प्रॉफिट इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनर। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन्वेस्टमेंट ओनर की क्या है, तो आपको ये याद रखना है कि ओनर की इन्वेस्टमेंट कैपिटल कहलाती है। तो प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ा देता है, और अगर लॉस होगा तो वो कैपिटल को कम कर देगा। फॉर्मूले के रूप में अगर हम समझें तो प्रॉफिट इज इक्वल टू रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो रिवेन्यू का मतलब रिवेन्यू रिसिप्ट माइनस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। दोनों का नेचर वही होगा, 1 साल से कम वाला रीअकरिंग नेचर का। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पिछली वीडियो में। उस पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से देखकर उसको समझ सकते हैं। तो रिवेन्यू में से अगर एक्सपेंस माइनस करें तो हमारा प्रॉफिट आता है। तो फिर इसकी अपोजिट देख लीजिए अब, लॉस। लॉस में क्या होगा, एक्सेस ऑफ एक्सपेंस। यहां पर आपके एक्सपेंस ज्यादा हैं, किससे ज्यादा हैं, आपके रेवेन्यू से, तो वो लॉस कहलाता है। जब आपने खर्चे ज्यादा कम कर दिए हो रेवेन्यू को कमाने के लिए, रेवेन्यू आपका कम रह गया हो और खर्चे ज्यादा हो गए हो। मान लिया रेवेन्यू जो है वो 40,000 है, और आपने खर्चे जो कर दिए हैं वो 45,000 कर दिए हैं। दैट्स मीन्स आपने 40,000 कमाए, 45,000 खर्च कर दिए, तो आप लॉस में चले गए। तो इट डिक्रीज द ओनर इक्विटी। ओनर इक्विटी का मतलब ये कैपिटल को ही डिक्रीज करता है और कुछ नहीं डिक्रीज करता, ठीक है। तो ओनर की जो कैपिटल बिजनेस में लगी है, लॉस उसको कम करता है, प्रॉफिट होगा तो वो उस कैपिटल को इंक्रीज कर देगा। फॉर्मूला वही है कि आप रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में से क्या माइनस करोगे, रिवेन्यू रिसिप्ट, तो आपका क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। तो अब इट आल्सो रेफर टू मनी और मनी वर्थ लॉस्ट। पैसा आपका गया ना, या कॉस्ट इनकर्ड, लागत ही आई 40-45 हजार खर्च किए, 40,000 कमाए, तो 5,000 लगाए ना, तो कॉस्ट तो इनकर की ना, विदाउट रिसीविंग एनी बेनिफिट। उस 5,000 के लिए आपको कुछ मिला भी नहीं, ठीक है। कैश या गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, ऐसा भी लॉस हो सकता है आपका। फायर और एक्सीडेंट हो गया हो, ये भी आपका लॉस हो सकता है। तो इसके लिए आपको कुछ मिला भी नहीं पर आपका लॉस हुआ, आपकी वैल्यू गई। तो ये भी आल्सो जो है, ये किस में आते हैं, हमारे लॉसेस में ही आते हैं।
कोई एसेट है अगर मैं उसको बेच रहा हूँ और उसकी बुक वैल्यू से कम पर बेच रहा हूँ, वो भी लॉस है, तो वहां भी आपको लॉस ही हुआ है, पर वहां बिजनेस से रिलेटेड लॉस नहीं है, इसलिए उसको अब नॉर्मल लॉस कहते हैं। तो दो प्रकार के लॉस होते हैं, एक को हम अब नॉर्मल लॉस कहते हैं और एक को हम नॉर्मल लॉस कहते हैं। तो नॉर्मल लॉस वो होता है जो हमारे बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड होता है, और अब नॉर्मल लॉस होता है जो हमारे बिजनेस से जिसका कोई संबंध नहीं था। ठीक है, तो ऐसा कोई भी लॉस जो बिजनेस से संबंध, ये नहीं है कि एसेट बिजनेस की नहीं है, पर मेरा बेचना, बिजनेस जो है मेरा एसेट को बेचना नहीं है, तो इसलिए वो ऐसा लॉस है जो अब नॉर्मल है, जो रोज नहीं होता, रोज ना आग लगेगी, नो रोज ना थेफ्ट होगा, तो ये ऐसी चीजें हैं जो अब नॉर्मल मानी जाती हैं, तो वो भी लॉस ही है। अब एक गेन होता है, अब प्रॉफिट और गेन लगता एक जैसा है अभी तक आपके लिए, पर दोनों में बहुत डिफरेंस है। प्रॉफिट कमाया जाएगा बिजनेस के ऑपरेशन से, आपको ये समझना है कि ये ऑपरेशन वर्ड जो मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, ये होता क्या है। ऑपरेशन का मतलब है अगर मेरा फर्नीचर बेचने का बिजनेस है, मैं फर्नीचर सेलर हूं, तो ये मेरा ऑपरेशन है, फर्नीचर बेचना। फिर अगर मैं कंप्यूटर खरीदता हूं, तो ये मेरा बिजनेस का ऑपरेशन नहीं है, ये मैंने एक एसेट खरीदी है। ठीक है, क्यों एसेट क्यों बन गई है, क्योंकि ये लंबे समय तक यूज होगी। ठीक है, हाँ अगर मैं सैलरी पे कर रहा होता तो वो मेरी एसेट नहीं कहलाती, इस बात को आपको समझना है, सैलरी एक्सपेंस है। ठीक है, क्योंकि सैलरी किसको दे रखे होंगे, वर्कर को, जिसने क्या बनाया होगा, फर्नीचर। तो रिवेन्यू जनरेट करने के लिए जो मैंने खर्च किया वो क्या बताया था आपको, एक्सपेंस बताया था, इसलिए सैलरी एसेट नहीं होती। पर कंप्यूटर जिसका मैं बार बार यूज करूंगा वो मेरी एसेट है, पर वो मेरा बिजनेस नहीं है। ठीक है, मेरा बिजनेस क्या है, फर्नीचर को बेचना, तो ये आपको समझना है। तो जब बिजनेस के ऑपरेशन से मुझे प्रॉफिट या लॉस हो, तो वो ऑपरेशन से रिलेटेड कहलाता है, और अगर उसके अलावा जो लॉस होते हैं उनको तो हम अबनॉर्मल लॉस कह देते हैं, और अगर उनको गेन हो रहे हो ऐसी कंडीशंस में, तो वो मेरे गेन में जाते हैं, वो मेरा प्रॉफिट नहीं कहलाता। मतलब बिजनेस के ऑपरेशन से अलावा अगर मुझे कहीं से कुछ प्रॉफिट होता है तो वो मेरा गेन कहलाता है। तो एक ऐसा प्रॉफिट जो इसलिए आया है, ऐसे इवेंट से या ऐसे ट्रांजेक्शन से आया है जो इंसिडेंटल नहीं है, मतलब कि जो मेरे बिजनेस के ऑपरेशन से संबंधित नहीं है। जैसे मैंने एक एसेट बेची और ज्यादा पैसे में बेच दी, तो जो पैसा मुझे मिला वो मेरा प्रॉफिट तो है, पर वो मेरा गेन है, क्योंकि प्रॉफिट वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है, बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड, मतलब कि रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करने से जो आता है वो मेरा प्रॉफिट कहलाता है। एक एसेट को बेचने से जो आएगा वो मेरा गेन कहलाएगा। मैंने कोर्ट केस जीत लिया तो पैसा मिला मुझे, पर वो भी पैसा मेरा बिजनेस से संबंधित नहीं है, इसलिए वो गेन कहलाएगा। मेरी कोई एसेट या बिल्डिंग जैसी कोई एसेट जिसकी वैल्यू बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट थी 50,000 की 55,000 की हो गई, तो वो मेरा गेन है, प्रॉफिट नहीं है। तो ये आपको गेन और प्रॉफिट में डिफरेंस समझना होगा। ऐसे ही नॉर्मल प्रॉफिट और अबनॉर्मल प्रॉफिट में भी डिफरेंस आपको समझना होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा डिस्काउंट। तो डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं। डिस्काउंट होता क्या है, डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ ए गुड सोल्ड, जो चीज मैंने बेची या कोई मैंने सर्विस दी और उस पर उसके प्राइस को कम कर दिया, तो वो मेरा डिस्काउंट कहलाता है। ये दो तरीके से दिया जाता है, एक ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। और ये ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है, जब मैं ऐसी कोई डिडक्शन दूं एक एग्रीड परसेंटेज पर, परसेंटेज ये होती है 5%, 10%, लिस्ट प्राइस पर, लिस्ट प्राइस का मतलब जो उसके ऊपर लिखा हुआ प्राइस है, जैसे किसी का हम एमआरपी डाल देते हैं, ठीक है, तो वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है जिस पर बेचा जा सकता है। ऐसे ही एक लिस्टिंग प्राइस होता है, कि मैंने बताया है, जब इनवॉइस किसी ने मुझसे मांगा था कि भाई आप बताओ आप अपनी चीज़ कितने में बेचते हो, तो मैंने इसको लिख के भेजा कि भाई मैं 500 रुपये में एक चीज़ बेचता हूँ, तो ये उसका लिस्ट प्राइस है। साथ ही साथ मैंने लिखा कि मैं आपको 10% इस पर ट्रेड डिस्काउंट दे दूंगा, तो वो 10% 500 का जो दिया जाएगा वो मेरा ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगा। तो ये दिया जाता है, और नॉर्मली जो ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है इसको हम बुक में रिकॉर्ड भी नहीं करते, ये आपको समझना है कि इट डज नॉट रिकॉर्ड इन द बुक। जो बुक्स होती हैं हमारी उसमें हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते, ये आपको समझना है, जो बुक्स में लिखा नहीं जाता। नॉर्मली ये एक मैन्युफैक्चरर जिसने गुड्स बनाई वो होलसेलर को देता है, होलसेलर इसको रिटेलर को देता है। तो नॉर्मली ये बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन ही चलता है, नॉर्मल पब्लिक को ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिलता, ये आपको समझना है।
दूसरा आया कैश डिस्काउंट, जो कस्टमर को भी मिलता है और जो डेटर्स होते हैं उनको भी दिया जाता है। तो जब मैं गुड्स को बेच दूं उधार में, तो जो मेरे डेटर्स होते हैं अगर वो समय से पहले मुझे पैसे दे दें, या मैं उनको मोटिवेट कर सकूं कि भैया अगर आप समय से पहले दोगे तो मैं आपको 5% डिस्काउंट दूंगा, तो ऐसा कोई भी डिस्काउंट जो जब दिया जाए, या तो गुड डेटर समय से पहले पैसा पे करें, या वो साथ के साथ जब गुड्स बेची जा रही हैं जब मुझे सारा पैसा दे दे, तो ऐसे डिस्काउंट को कैश डिस्काउंट कहा जाता है। क्योंकि जब मैं बेच रहा हूँ और जब मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ तो ये कस्टमर को भी दिया जाता है। तो जो हम नॉर्मली मार्केट में हमें जो दिया जाता है वो कैश डिस्काउंट दिया जाता है। तो ये डिस्काउंट डेटर को भी दिया जाता है और कस्टमर को भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये कब दिया जाता है? जब आप उसकी पेमेंट करते हो, पेमेंट के समय ये डिस्काउंट दिया जाता है साथ के साथ। वो वाउचर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वाउचर के बिना पूरी अकाउंटिंग बेकार है। तो ये एक ऐसा एविडेंस होता है जो हर जगह पेश किया जा सकता है। किसी भी एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का एविडेंस वाउचर कहलाता है। ऐसे जब मैं कैश में सामान बेचता हूं तो कैश मीमो देता हूं, जो आप बिल लेते हो दुकान से वो कैश मीमो कहलाता है, क्योंकि आपने इसको कैश में खरीदा है। जो लोग उधार में खरीदते हैं उनको इनवॉइस दी जाती है। ये आपको समझना है कि जब कैश में दिया जाएगा, माल खरीदा जाएगा तो कैश मीमो मिलता है। जब आप कोई चीज उधार में खरीदते हो तो आपको इनवॉइस मिलता है। जब आप पैसे किसी को देते हो तो वो रिसिप्ट कहलाती है। कहते हो ना मुझे रिसिप्ट तो दे दो कि भाई मैंने आपको पैसा दिया। ऐसे ही और भी वाउचर्स के टाइप होते हैं। तो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो किसी ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करे, किसी ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करे, ये उसको वैलिडेट करता है, उसको सत्यापित करता है कि ये ट्रांजैक्शन हुई है, उसी को हम क्या कहते हैं? वाउचर कहते हैं। फिर आता है गुड्स, जो अभी मैं आपको बता ही रहा था। तो गुड्स रेफर टू दैट प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस इज डीलिंग। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था फर्नीचर सेलिंग का, तो यहाँ पर गुड्स क्या है? मेरी फर्नीचर। तो मेरी गुड्स क्या है यहाँ पर? फर्नीचर। अगर मैं भी एक फर्नीचर सेलर हूँ तो, और अगर एक फर्नीचर सेलर कंप्यूटर परचेज करे या कंप्यूटर बेचे तो ये उसकी गुड्स नहीं कहलाएगी। ठीक है, वो बिल्डिंग खरीदे या बेचे तो ये उसकी गुड्स नहीं कहलाएगी। तो ये गुड्स नहीं है अगर मेरा बिजनेस किसका है? फर्नीचर का। बट एक कंप्यूटर सेलर जिसका काम ही कंप्यूटर में डीलिंग करना है और वो फिर कंप्यूटर को बाइंग एंड सेलिंग करे तो वो उसकी गुड्स कहलाएगी। बट कब? जब वो कंप्यूटर सेलर होगा तब। तो जिस गुड्स में जिस प्रोडक्ट में मैं डील करता हूँ वो मेरी गुड्स कहलाती है। ये वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी जर्नल एंट्री इस गुड्स के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि यहीं से आप पहचान पाओगे कि किसको मैं परचेज लिखूं और किसको मैं एसेट लिखूं। जैसे गुड्स को समझना जरूरी है। जिस प्रोडक्ट में आप डील करते हो वो गुड्स कहलाता है, बाकी कोई भी चीज गुड्स नहीं कहलाती। ठीक है, आई इन टर्म्स ऑफ विच इट इज बाइंग और सेलिंग। तो कई जगह आपको क्या होता है? गुड्स को खरीदना भी होता है और बेचना भी होता है। तो ट्रेडर होते हैं वो पहले खरीदते हैं बाद में बेचते हैं, मैन्युफैक्चरर पहले बनाते हैं फिर बेचते हैं। तो गुड्स वो होती हैं। उसके बाद एक ड्राइंग आता है, ये कैपिटल के साथ आना चाहिए था पर यहाँ पर आ रहा है। ड्राइंग का मतलब वो पैसा जो बिजनेस में से मालिक ने निकाल लिया। तो विड्रॉवल ऑफ मनी और गुड्स बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस या ओनर फ्रॉम द बिजनेस इज कॉल्ड फॉर इस पर्सनल यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर ड्राइंग के लिए, जो आपको याद रखना है। जब मैं कोई पैसा या मैं कोई गुड्स, मैं का मतलब ओनर, तो जब ओनर मनी या गुड्स को विड्रॉ करे बिजनेस से और उसके पर्सनल यूज के लिए तो हम उसको ड्राइंग कहते हैं। और ड्राइंग रिड्यूस करती है इन्वेस्टमेंट, मतलब रिड्यूस किसको करती है? कैपिटल को। मैं बिजनेस में ओनर का क्या लगा हुआ है? कैपिटल, तो किसको कम करेगी? कैपिटल को। ड्राइंग किसको कम करती है? कैपिटल को कम करती है। नेक्स्ट पर चलते हैं, परचेस। ये वर्ड आपको बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है। तो यहाँ आपको समझना है कि जिस बिजनेस में आप जिसकी डीलिंग कर रहे हो, मतलब कि जो आपकी गुड्स है, जब आप गुड्स को खरीदोगे तो आप परचेज वर्ड यूज करोगे। तो परचेज आर टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स। गुड्स आ गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका बिजनेस आप कर रहे हो, जब आप उसको खरीदते हो या उसको बनाते हो, या तो आप प्रोड्यूस करोगे उसको या आप उसको बाय करोगे, बाइंग करोगे। तो बाइंग हो रही होगी या प्रोड्यूसिंग हो रही होगी एक बिजनेस के द्वारा। अब वो चाहे क्रेडिट में हो और चाहे कैश में हो,
ठीक है, किस लिए, या उसका आप या तो कहीं यूज करोगे या उसको बेचोगे, दो ही चीजें हो सकती हैं, तो वो कहलाती हैं हमारी परचेजेस। ठीक है, किसका समझना है, गुड्स का। गुड्स क्या है, जिसमें आप डील कर रहे हो। अगर मैं फर्नीचर सेलिंग सेलर हूं, देखो मैं फर्नीचर सेलर हूं, फर्नीचर सेलर अगर वुड खरीद रहा है, फेविकोल खरीद रहा है, और ऐसी जितनी भी चीज खरीद रहा है जो बिजनेस में फर्नीचर बनाने में लगेंगी, तो वो मेरी गुड्स कहलाएंगी। ठीक है, तो ऐसी हर वस्तु जो मेरे बिजनेस में, जिस बिजनेस को मैं चला रहा हूं उससे संबंधित आ रही है, ठीक है, वुड्स फर्नीचर को बनाने में यूज होगी, ठीक है, पेंट फर्नीचर को बनाने में यूज होगा, फेविकोल फर्नीचर को बनाने में यूज होगा, तो ये सब मेरी गुड्स कहलाती है। ठीक है, तो ट्रेडिंग कंसर्न जो होती है, जो ट्रेडिंग का मतलब जो खरीदती है और फिर बेचती है, तो वो परचेजेस क्या कैसे करती हैं, मर्चेंडाइज से खरीदती हैं, वो होलसेलर भी हो सकता है और सीधा प्रोड्यूसर भी हो सकता है। उनका उद्देश्य क्या होता है ट्रेडिंग कंसर्न का परचेज करने का, कि वो उसको रीसेल करेंगी, दोबारा बेचेंगी, या तो उसको प्रोसेसिंग मतलब कि अपने पास उसका नया मॉडिफिकेशन करके, या बिना उसके। ठीक है, तो उसको प्रोसेसिंग कहते हैं। एक होती है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, जो पहले खुद बनाती है, तो वो रॉ मटेरियल खरीदती है, जैसे मैं आपके सामने ये रख रहा था। तो ऐसा कोई भी रॉ मटेरियल जो परचेज किया जाता है, जो जिससे मैं एक प्रोडक्ट बनाऊंगा, ठीक है, जो प्रोसेस में जाएगा और एक फिनिश गुड्स बनाएगा जो फर्नीचर है, तो ऐसे को अगर वो फिर बेचती है तो वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए परचेजेस होती हैं या गुड्स होती हैं। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस था परचेजेस का, ये मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट आता है हमारा स्टॉक। स्टॉक का मतलब गुड्स का वो पार्ट जो बिका नहीं। तो स्टॉक एक इन्वेंट्री होती है और वो मेजर की जाती है कि मेरे पास जब साल का आखिर आया तो कितना मेरे पास बचा हुआ है जो बिका नहीं, स्पेयर है, और ऐसे कोई भी आइटम बिजनेस के अंदर जो अभी तक बिका नहीं है, जिसको हम स्टॉक इन हैंड कहते हैं, हमारे हाथ में है ये। तो ऐसा कोई भी इन्वेंट्री जिसकी मेजरमेंट की जाए जो हमारे हाथ में है, स्पेयर है, ठीक है, और जिसको हम स्टॉक इन हैंड के नाम से जानते हैं, वो स्टॉक कहलाता है। स्टॉक भी दो प्रकार का होता है, एक ट्रेडिंग कंसर्न के लिए होता है जो खरीदा पहले खरीदती है फिर बेचती है, तो उनका स्टॉक ऑन हैंड क्या होता है, इज द अमाउंट ऑफ गुड्स विच आर लाइंग अनसोल्ड, जो बिका नहीं है अभी तक, एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग का मतलब साल का आखिर आ गया पर अभी तक ये बिका नहीं, तो ये एंडिंग इन्वेंट्री है, तो वो ट्रेडिंग कंसर्न में मिलती है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए क्लोजिंग स्टॉक मतलब कि यही वाला स्टॉक तीन प्रकार से आपको मिल सकता है। रॉ मटेरियल जो अभी कच्चे माल के रूप में आपके पास पड़ा हो, सेमी फिनिश का मतलब जो आधा बन चुका हो, पूरा ना बना हो, मतलब फर्नीचर को आपने वुड से एक ढांचा तो तैयार कर लिया पर अभी उसको पेंट नहीं किया, उस पर सनमाइका नहीं चिपकाई, तो वो सेमी फिनिश है। फिनिश गुड्स का मतलब बिल्कुल रेडी फर्नीचर जो बेचने के लिए तैयार है, वो फिनिश गुड्स कहलाता है। तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए स्टॉक तीन रूप में आपके सामने होगा, एक रॉ मटेरियल के रूप में, एक सेमी फिनिश गुड्स के रूप में, और एक फिनिश गुड्स के रूप में। और वो कब होगा, एक क्लोजिंग डेट पर। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए होता है। और वो जो क्लोजिंग डेट पर क्लोजिंग स्टॉक होता है वो अगले साल ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, जिसको हम अगले साल की बिगिनिंग इन्वेंट्री कहते हैं। तो ये ऐसा स्टॉक होता है जो साल के शुरू में मेरे पास होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक आपको दोनों को समझना है। नेक्स्ट आता है डेटर्स, जो अभी हम पढ़ रहे थे पीछे। डेटर वो हैं जिनको मैंने माल उधार में बेचा है, गुड्स उधार में बेची है। तो डेटर आर द पर्सन और ऐसी अदर कोई भी एंटिटी ओ, ये आपको समझना है, जिसने मुझसे उधार ले रखा है। इन्होंने मुझसे मतलब बिजनेस से उधार ले रखा है, तो उसको मैं कहता हूं ओ। टू एन एंटरप्राइजेस, एंटरप्राइजेस का मतलब बिजनेस, एन अमाउंट फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट बेसिस। इन्होंने मुझसे उधार में खरीदा था और उसके पैसे अभी तक मुझे नहीं दिए, तो ये डेटर कहलाएंगे मेरे। माल का मतलब गुड्स, ये बात याद रखना, एसेट की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। यहाँ जिस बिजनेस को आप डील करते हो उससे मतलब है। तो अगर मैं फर्नीचर के एग्जांपल पे रहूं, तो जिसने मुझसे फर्नीचर खरीदा हो और अभी तक मुझे पैसा ना दिया हो, वो मेरे डेटर्स हैं। ठीक है, इसका उल्टा क्रेडिटर होता है। क्रेडिटर वो लोग हैं जिनसे आपने उधार खरीद रखा है, चाहे रॉ मटेरियल के लिए खरीद रखा हो, चाहे सेमी फिनिश गुड्स के लिए खरीद रखा हो,
और चाहे ट्रेडर ने पहले खरीदा हो उसके लिए हो। तो क्रेडिटर वो पर्सन होते हैं या वो एंटिटी होती हैं हु हैव टू बी पेड बाय द बिजनेस। पे करना है बिजनेस को, लायबिलिटी है। तो क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है, ये हमें पे करना होता है। और डेटर हमारी एसेट होती है क्योंकि इससे हमें मिलेगा, ये भी आपको याद रखना है। लायबिलिटी भी कौन सी होती है अगर मैं आपको बताऊं तो करंट होती है। ऐसे ये भी कौन सी एसेट होती है, करंट। विद इन 2 to 3 मंथ ये पैसा हमें मिल जाता है। ठीक है, तो किसके लिए, गुड्स या सर्विस आपने जब उधार में खरीदी हो तो ये पैसा उसके लिए होता है। यहां पर ये टॉपिक समाप्त होता है आपके लिए। और मेरे हिसाब से आपने इस वीडियो में जो भी मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया, आप अगर उसको ढंग से पढ़ेंगे, ढंग से समझेंगे, तो आप जितने भी आगे हम अकाउंट्स में जो भी चीज करेंगे 11th में एंड 12th में, आप उनको इजीली हैंडल कर लेंगे। क्योंकि आपको अगर ये बेसिक टर्म्स समझ में आ गई तो आप लगभग लगभग हर टॉपिक को बहुत इजीली समझ लेंगे। तो ये वीडियो इसीलिए बनाई गई थी सो दैट आप अकाउंट्स की बेसिक नॉलेज को, जो बेसिक कंसेप्ट हैं, टर्म्स हैं, जो मैं हम पूरे इस आगे जब तक हम अकाउंट्स अपने कैरियर में पढ़ेंगे, जब तक हम इन टर्म्स को अगर अच्छी तरह से समझ पाए तो हम इनसे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन आएंगे, जितने भी कंसेप्ट आएंगे, उन सबको बहुत इजीली समझ लेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर अभी भी आपको इनको नहीं समझ में आया तो आप एक बार रिवाइंड करके देखिएगा, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। अभी के लिए वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू।